1857 की क्रांति के स्रोत कहां से मिलते हैं, मतलब 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसके स्रोत कहां कहां से मिलते हैं। तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। स्रोत में अगर मैं बात करूं तो एक व्यक्ति है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने इसे क्या कहा, अगर इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हिंदी में इसे मैं आप कह देती हूं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये बुक इन्होंने लिखी थी। मतलब एक तरह से वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं कहा था बच्चों, क्या कहा था, पहला स्वतंत्र संग्राम कहा था। यही इनकी किताब होती, इसी किताब से 1857 के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसी में एक व्यक्ति और आ जाता है एस एन सेन। ये कुछ नहीं कहते, ये इन्होंने एक सिंपल सा नाम लिखा, अगर उसे देखें तो 1857 आता है, और अगर इंग्लिश में लिखोगे तो आप यूं कह सकते हो 1857, मतलब 1857, बस इन्होंने इतना ही लिखा। इनकी बुक का नाम केवल और केवल क्या है, 1857 जो बुक है उसके अंदर हमें 1857 की क्रांति के बारे में पता चलता है, जानकारी मिलती है। एक मैंने आपको पढ़ाया था ना, आरसी मजूमदार, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, सिपाही विद्रोह। क्या नाम लिखा था इन्होंने, किताब का नाम क्या था, सिपाही विद्रोह 1857, सिपाही विद्रोह 1857, ये किताब का स्रोत है। ठीक है, अच्छा अगला देखो, अगला जो नेक्स्ट है वो क्या है, अशोक मेहता। एक व्यक्ति और मिलेगा तुम्हें, अशोक मेहता। मैं भी याद भी करवा दूंगी, टेंशन मत लो। अशोक मेहता के लिए आ जाता है किताब का नाम द ग्रेट रिबेलियन। अब देखो, द ग्रेट रिबेलियन का मतलब होता है महान विद्रोह, इसका अर्थ क्या होता है, महान विद्रोह, अगर हिंदी में आप देखो तो। अब देखो, बात को ध्यान से सुनना, सावरकर, वीडी सावरकर, ये तुम्हें याद ही रखना है, क्योंकि वीडी सावरकर जो है ना वो एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रूप में आता है। आगे जब मैं तुम्हें क्रांति के स्वरूप बताऊंगी, उस स्वरूप में एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहने वाला व्यक्ति कौन है, सावरकर। ठीक है, तो सावरकर को यूं याद रख सकते हो कि संवरने वाला आदमी सबसे पहला होता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन था, मतलब पहला जो स्वतंत्रता संग्राम है वो हम साज सवर कर हम गए थे। किस तरह याद रखोगे, एकदम सवर कर, एकदम तैयार होकर सवर कर हम लोग पहला स्वतंत्रता संग्राम करने गए थे। ठीक है, इस तरह याद रख सकते हो। सेन, ठीक है, तो एस एन सेन क्या कहता है, एस एन सेन, तो सेन जो है वो 1857 की बात करते हैं। सेन किसकी बात करेंगे, 1857 की। मजूमदार मतलब मैंने कल भी समझाया था, मजूम मतलब मजबूरी, और मजबूरी किसकी थी, सिपाहियों की। मजबूरी किसकी थी, सिपाही विद्रोह। मजूमदार ने क्या कहा, सिपाही, मजबूरी किसकी, सिपाहियों की, सिपाही विद्रोह। अगला देखो, अशोक मेहता। अब देखो हम पढ़ते हैं ना अशोक द ग्रेट, सुना ना अशोक द ग्रेट, तो अशोक द ग्रेट के आधार पर ही आप इस किताब को याद रख सकते हो, द ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, ग्रेट रिबेलियन है। पॉइंट यहां से क्लियर हो गया, ग्रेट रिबेलियन। आवाज आ रही है, हेलो, आवाज आ रही है मेरी, मुझे ये बताओ सबसे पहले तो, आवाज आ रही है, ठीक है, रन। अब देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ बच्चे कह रहे मैम दिखाई नहीं दे रहे, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि क्लास तो चल रही है बट मैं दिखाई नहीं दे रही। कोई बात नहीं, तो ये स्रोत है, याद करने की सिंपल सी कोई ट्रिक नहीं है, एक तरह से शब्दों में मैंने कोई ना कोई आइडिया निकाल लिया। अशोक द ग्रेट तो ग्रेट रिबेलियन, ठीक है, और आपके मजूमदार मजबूर कौन, सैनिक थे, सैनिक विद्रोह। सैन जो है वो 1857 में, सैन 1857, 57, सेन से 7, 57, सेन से सैन 57, और सवरकर हम पहला स्वतंत्र संग्राम करने गए थे। सवरकर मतलब समझ गए, तैयार होकर। ये है आपके 1857 की क्रांति के स्रोत। अब देखो अगले इसके बाद में नेक्स्ट, जैसे जो बच्चे साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं उनको मैं कहूंगी, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि महारानी कौन थी, ठीक है, सरकार किसकी थी, ये सारी बातें लिखनी है। फिर आपको लिखना है 1857 की क्रांति के स्रोत, और अब आपको लिखना है 1857 की क्रांति के स्वरूप।
ठीक है। 1857 की क्रांति के स्वरूप क्या थे, मतलब किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति को किस रूप में देखा। कल भी मैंने तुम्हें समझाया, किसी ने सैनिक विद्रोह कहा, किसी ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, किसने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसी ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा, ठीक है। तो किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति को किस रूप में देखा, किस रूप में देखा, ये हम बात करेंगे किसमें, स्वरूप में। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, एक व्यक्ति था एक व्यक्ति है जिसने क्या कहा था, हिंदू मुस्लिम। वे 1857 की क्रांति कुछ नहीं था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, ठीक है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। और ये कहने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, ये कहने वाला जो व्यक्ति है वो कौन था, जेम्स आउड्रम, ठीक है, जेम्स आउड्रम। पॉइंट ऐसे देखो, अब इसको भी समझा दूंगी मैं, टेंशन मत लो, याद भी करवा दूंगी, ठीक है, समझा भी दूंगी और याद भी करवा दूंगी। जेम्स आउड्रम ने क्या कहा, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। 1857 की क्रांति नहीं, ये हिंदू और मुस्लिमों का क्या था, षड्यंत्र था। अगला दूसरा देखो, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। मैंने तुम्हें कल भी बताया, अभी फिर बताया, बताओ इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन थे, वीडी सावरकर। कौन थे, वीडी सावरकर। अच्छा, तीसरा एक व्यक्ति और आता है जिसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यू मान के चलो। एक तो वीडी सावरकर से आ जाता है, एक प्रश्न ये भी आ जाता है, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में देखने वाला व्यक्ति कौन था, किसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में देखा था, बताओ। मैंने कल भी बताया था आप सब लोगों को, बेंजामिन डिज़राइल, ठीक है। अच्छा, एक और आप कह सकते हो इसे सिपाही विद्रोह, ठीक है, इसे सिपाही विद्रोह कहने वाले व्यक्ति कौन थे, सिपाही विद्रोह, या आप कह सकते हो सैनिक विद्रोह कह लो इसे। सिपाही में तो चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे मजूमदार को लेकर, ठीक है, सैनिक विद्रोह, इसे सैनिक विद्रोह कहने वाले कौन थे, ठीक है ना। सैनिक विद्रोह कहने वाला कौन था, सीले और लॉरेंस। अब देखो, कुछ व्यक्ति हैं और कुछ व्यक्तियों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने स्वतंत्रता मतलब 1857 की क्रांति को अलग रूप में देखा। अलग रूप में देखने का मतलब हिंदू षड्यंत्र, देखो हिंदू षड्यंत्र मतलब हिंदू ईसाइयों को बाहर फेंक देना चाहते थे, ड्रम आउट, देखा जाए तो ड्रम आउट, फेंक देना चाहते थे। मतलब आगे हम लोग कल भी मैंने समझाया था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। ईसाई जो धर्म के लोग थे उन्हें भारत में निवास करने और प्रचार प्रसार करने की आजादी मिल गई। ईसाई धर्म के लिए एक और बात कही जाती थी कि अगर धर्म परिवर्तन करोगे तो ईसाई धर्म में अगर आप परिवर्तित होते हो तो आपके पैतृक संपत्ति से आपको वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम ईसाइयों को ला रहे थे। तो हिंदू मुस्लिम ईसाई षड्यंत्र मतलब हिंदू मुस्लिम मिलकर ईसाइयों को ड्रम मतलब आउट, बाहर भेज देना चाहते थे, आउट। तो देखो जेम्स आउड्रम, आउट ड्रम मतलब बाहर भेजना चाहते थे, आउट भेजना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम आउट भेजना चाहते थे, आउटड्रम नाम से आ जाएगा ना, आउट ड्रम मतलब हिंदू मुस्लिम आउट करना चाहते थे। अगला देखो, सुनियोजित संग्राम, ये मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया, स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले हैं सावरकर। तो सै से स्वतंत्र, सै से संग्राम और सै से सावरकर, सै से स्वतंत्र, सै से संग्राम, सै से सावरकर। अगला देखो, राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह। तो राष्ट्रीय मतलब नेशनली, राष्ट्रीय विद्रोह कहने की इच्छा किसकी थी, डिज़राइल की। डिजायर किसकी थी, डिजायर याद रख लो नाम, ये याद रह जाएगा, डिजायर, ठीक है। तो 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय स्तर पर, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय स्तर पर डिजायर मतलब राष्ट्रीय स्तर पर डिजायर थी हम लोगों की कि हम उसको राष्ट्रीय स्तर पर फैलाएं। डिजायर की मतलब इच्छा होती है, डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा होती है। तो ये इच्छा थी कि 1857 की क्रांति को हम राष्ट्रीय स्तर पर फैलाएं। तो राष्ट्रीय विद्रोह की बात कौन कर रहा है, डिज़राइल, ठीक है। डिजायर कौन कर रहा है, डिजायर, डन, ठीक है। सुशील, ये क्लास जो है वो रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव चल रही है। बस इतनी सी बात है कि क्लास के अंदर मैं बातचीत नहीं करती, मैं केवल पढ़ाती हूँ। क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, तुम जो बातचीत कर रहे हो मुझे सब अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, रुचि चौधरी जी है, सैनी जी है, सुमन है, तो जो बच्चे बातचीत कर रहे हैं मुझे सब अच्छे से दिख रहे हैं, रणवीर है, ठीक है ना। तो रिकॉर्डेड नहीं है ये क्लास,
लाइव ही चल रही है। सैनिक विद्रोह में आप कह सकते हैं इसे सैनिक विद्रोह कहने वाले से सीले, और आप कह सकते हैं सैनिक को एक और व्यक्ति था लॉरेंस। इन्होंने क्या कहा? सैनिक कहा। पॉइंट यहां से क्लियर होता है? ठीक है, डन। तो ये क्या हो गया? 1857 की क्रांति के स्वरूप हो गए। ये 1857 की क्रांति के स्वरूप हो गए। हिंदू मुस्लिम आउट, आउटड्रम, ठीक है ना, आउट की बात कर रहे तो आउटड्रम। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, से स्वतंत्रता, से संग्राम, और से ही सावरकर, ठीक है ना। राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय मतलब एक डिजायर थी, हमारी डिजायर थी कि हम राष्ट्रीय विद्रोह, इसलिए 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह बनाए, डिजायर थी, ठीक है। तो यहां कह सकते हो बेंजामिन डिज़राइल, ठीक है। अब है सैनिक विद्रोह, सीले और लॉरेंस ने इसे क्या कहा? सैनिक विद्रोह। और ये दो व्यक्ति नहीं थे, और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा? इसे एक सैनिक विद्रोह ही कहा। यहां तक कि जो भारतीय थे उन्होंने भी इसे सैनिक, बहुत सारे भारतीय थे उन्होंने भी इसे एक सैनिक विद्रोह ही कहा कि कुछ नहीं है, केवल सैनिकों द्वारा शुरू किया गया विद्रोह है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। बात समझ गए? तो यहां तक हमारी बात क्लियर होती है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में कौन महारानी थी, कौन सरकार, कौन सी सरकार थी। दूसरा स्रोत, मतलब 1857 की क्रांति के स्रोत कहां से मिलते हैं, और 1857 की क्रांति के स्वरूप क्या है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, राजनीतिक कारणों की। इसके बाद हम बात करेंगे राजनीतिक कारण। हालांकि मैंने आपको कल भी बताए थे, मुझे पता है अच्छे से, एक बार थोड़ा सा इसको सिस्टम से और देख लो, ठीक है। अब देखो राजनीतिक कारण, तो 1857 की क्रांति को लेकर बहुत सारे कारण हुए। 1857 की अगर मैं क्रांति की बात करती हूं तो मैं इसमें तुम्हें पढ़ाऊंगी राजनीतिक कारण, ठीक है। इसमें हम चर्चा करेंगे आपके आर्थिक कारण, और इसी में चर्चा कर लेंगे सामाजिक व धार्मिक कारण, सामाजिक व धार्मिक कारण, और फिर हम बात कर लेंगे सैन्य कारण, ठीक है। और फिर एक लास्ट में हम बात करेंगे तात्कालिक कारण। लास्ट में हम एक बात करेंगे तात्कालिक कारण। मतलब ये जो कारण है ये किसी एक दिन की उपज नहीं है, ये बहुत सारा समय लगा है। इन कारणों को बनने में बहुत सारा समय लगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी, ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर ये जो मतलब किसी गुब्बारे को दबाओ भाई, ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा अचानक प्रेशर करोगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दबाओगे ना, तो एक ऐसा समय आएगा कि गुब्बारा फटेगा ही फटेगा। वैसे ही धीरे धीरे अंग्रेजों ने एक साथ तो सारी जगह दबाव डाले नहीं, काम किया नहीं, धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर उन्होंने अलग अलग नीतियां अपनाई, अलग अलग काम किए, जिसको आधार ध्यान में रखते हुए क्रांति जो है वो धीरे धीरे शुरू होती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर होती है। बस क्रांति का तात्कालिक कारण जो आप चर्बी वाले कारतूस सुनते हो, वो बिल्कुल वो कैसा कारण है, वो तात्कालिक कारण है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात समझो, अचानक कुछ नहीं हुआ है, अचानक कुछ भी नहीं हुआ है। इस क्रांति को लेकर हमें, इस क्रांति को करने में 100 साल लग गए। इस क्रांति को करने में हमें कितने साल लगे? 100 साल लग गए। क्यों? 100 सालों के, मतलब 100 सालों से जो भारतीयों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके ऊपर जो उनका शोषण हो रहा है, पूरे भारत को निचोड़ लिया गया, पूरे भारत में आर्थिक स्थिति से रूप में हमें देखा जाए तो आर्थिक रूप में कमजोर कर दिया, पूरे भारतीयों को मान के चलो कि भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। बड़े से बड़े राजा जो बड़े शौन और शौकत से रहते थे, उनके राजकोष, उनके जो पैसे हैं वो खाली हो गए, उनका सोना जो है वो सारा खाली हो गया। तो ये समय लगा है 100 वर्ष का। कहा जाता है जैसे ही आपके पलासीर बक्सर का युद्ध है ना, तब से अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया, 1857 की क्रांति तक कंपनी ने आपके ऊपर शासन किया है, ठीक है ना। बिल्कुल, आपके पलासी का जो युद्ध है ना, जैसे ही वो हारे थे ना, उसके बाद अंग्रेज मजबूत हो गए थे और उन्होंने लूटना शुरू कर दिया था, और 1857 में आपकी जो कंपनी है उसका अंतिम चरण पे आ गए थे कि भाई अब बर्दाश्त के बाहर है। अब देखो, पहले हम इन कारणों की बात कर लेते हैं जो पहले हुए हैं, ठीक है, जो पहले हुए, उसके बाद हम करेंगे तात्कालिक कारणों की बात। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, आज एक बार फिर देख लो। राजनीतिक कारणों में मैं बात करूंगी सहायक संधि की। सहायक संधि, ठीक है, तो सहायक संधि शुरू करने वाला कौन था?
लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि शुरू करने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेजली। तो सहायक संधि में क्या होता था, बात को समझना। सहायक संधि के अंदर जिसके साथ संधि की जाती थी उस व्यक्ति या उस राजा को, उस राजा या उस नवाब को अपना, ठीक है, अपनी खुद की सेना रखने का अधिकार नहीं था, ठीक है। और अंग्रेजों की जो सेना है वो उसके पैसे पर पलेगी बढ़ेगी, ठीक है, पलेगी और बढ़ेगी। अंग्रेजी सेना होगी परंतु उसके पैसे पर पलेगी बढ़ेगी। कोई भी अगर राजा किसी जिसके साथ सहायक संधि कर रखी है, अगर वो किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे राजा या किसी विदेशी कंपनी को आमंत्रण देता है, विदेशी कंपनी को शरण देता है, तो वो अंग्रेजों से पूछ कर देगा। कोई भी पड़ोसी से भी अगर कोई संधि करेगा तो अंग्रेजों से पूछ कर करेगा। ये सहायक संधि थी जिसमें एक ही प्लस पॉइंट था। और जैसे मान लो हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने सबसे पहले सहायक संधि की है। जैसे बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबसे पहली सहायक संधि है वो किसने की? हैदराबाद के निजाम ने की थी। और वो कब की थी? 1798 में सबसे पहली सहायक संधि। इसमें हैदराबाद के राजा को केवल एक ही फायदा था, और वो फायदा, निजाम को एक ही फायदा था, और वो फायदा क्या था कि अगर हैदराबाद के ऊपर कोई अधिकार, या मान लो कोई मैसूर है या मराठा, अगर कोई अधिकार करने की कोशिश करेंगे तो बदले में हम अंग्रेज जो है वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है। केवल एक प्लस पॉइंट था, बाकी इसके अलावा सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे सहायक संधि में। परंतु वेलेजली ने क्या किया? पूरे भारत को इकट्ठा एकजुट करने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया है, जिसमें हैदराबाद में पहली हुई है। कुछ सहायक संधियां मैं बता देती हूँ, बाकी जो है वो सारी आपकी सहायक संधियों को लेकर जब मैं लॉर्ड वेलेजली को पढ़ाऊंगी ना तब एक साथ सारी करवा दूंगी, ठीक है ना। हैदराबाद की सबसे पहली, अच्छा दूसरी मैसूर के साथ करी है 1799 के में। अच्छा तीसरी अगर हम देखें तो अवध है 1801 में, ठीक है। ये कुछ सहायक संधियां मैंने आपको बता दी, हैदराबाद, मैसूर और अवध। तो हैदराबाद मैसूर का तो हमने अब चर्चा की थी। ये हैदराबाद के जो निजाम थे उनसे की थी, यहां तो इधर मैसूर था, इससे कर ली, ठीक है। और फिर अवध, फिर किससे हो गई? अवध से। बात समझ में आ गई? अब देखो ये यहां तक बिंदु क्लियर होता है। अब बात को समझना, अगला जो कारण है वो है आपका गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति, अच्छा इसको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। अब देखो कई बार आपको क्या होता है, गोद निषेध नीति जो है वो नाम नहीं मिलता, कई बार ये नाम नहीं मिलता, कई बार ये मिल जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। बिल्कुल, गोद निषेध नीति हड़प की नीति से कई नामों से जाना जाता है। हड़प की नीति, इसे शुरू करने वाला कौन था? डलहौजी। इसे शुरू करने वाला कौन था? डलहौजी। मतलब डलहौजी की तो बहुत सारे ऐसी नीतियां होती हैं जिन्हें देखकर ऐसे लगता है कि वह भारतीयों को तो बिल्कुल ही दरकिनार करते थे, और सारे जो नीतियां, सारे जो कार्य थे वो केवल अंग्रेजों को ध्यान में रखकर करते थे। बात समझ गए? अब देखो गोद निषेध नीति, जिसे आप कह सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये इंग्लिश में इसका नाम था, ठीक है। डलहौजी जो है वो इसके जनक है। डलहौजी जो है वो इस नीति को शुरू करते हैं, और इस नीति के आधार पर, जैसे कि बिल्कुल आपने सही कहा, सतारा जो है उसको सबसे पहले हड़पा था 1848 में, ठीक है। अगला, अच्छा दूसरा अगर मैं बताऊं तो आपके जैतपुर था, और एक था आपका संभलपुर। ये था आपके 1849 में, ठीक है। ये था आपका 1849 में। गोद निषेध नीति के आधार पर सतारा को सबसे पहले, ठीक है, सतारा को जो है वो सबसे पहले लिया, फिर जैतपुर, संभलपुर, और फिर आपके हैं 1950 में भगत, ठीक है, 1850 में, 1848, 1849, और फिर आपका आ जाता है उदयपुर, ये छत्तीसगढ़ वाला है आपका 52 में, और फिर आपका आ जाता है झांसी 1853 में, ठीक है, झांसी का। अच्छा नागपुर, चलो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया, आप देख लेना। नागपुर 1854 में, नागपुर 18
54 में। तो ये कुछ ऐसे साम्राज्य थे, ठीक है, ये ऐसे कुछ साम्राज्य थे, इन साम्राज्यों, ठीक है, इन साम्राज्यों में, इन साम्राज्यों को डलहौजी ने इस नीति के द्वारा हड़प लिया था। इस नीति के द्वारा क्या कर लिया था? हड़प लिया था। देखो अगर पहला याद हो जाएगा, अगर पहला याद हो जाएगा तो आगे वाले भी याद हो जाएंगे। 17 से, 17 मतलब 7, तो 7 की बजाय 1 छोड़कर चलो, ठीक है ना, 17 1 छोड़कर चलो, 18 मतलब 17 से 17 हो गया ना, 17 की बजाय 18 मतलब 1848, 1848, ठीक है। जैतपुर, जैतपुर और संभलकर 49 है, इससे अगला भगत, ठीक है। भगत में अगर हम देखें तो 50 साल का आदमी भगत होता है, 50 साल का बूढ़ा आदमी जो होता है वो भगत होता है, ठीक है ना, भक्त होता है, हम कहते हैं भक्त होता है, ठीक है। उदयपुर जो है वो 52 में, ये छत्तीसगढ़ वाला है, ठीक है। इसके बाद में झांसी जो है वो झांसी मतलब 53, झांसी 53, झांसी 53। तो आप इसको यूं देख सकते हो, जैसे झांसी को हम बनाते हैं तो झांसी को जैसे आप बनाते हो तो ऐसे उल्टा बनता है ना, ठीक है, तो इस तरह से आप 3 याद रख सकते हो, 53। देखो बच्चों, अगर मैंने इसको याद करवा दिया तो ये सन कहीं ना कहीं गड़बड़ कर लोगे आप लोग, ठीक है ना। अगर ये याद करवा दे कि भाई ये सीक्वेंस में है तो आप सन गड़बड़ कर लोगे, तो एक काम कर लो ना, इसको सन के साथ ही याद कर लो, इनको क्या करो, सन के साथ ही याद कर लो। झांसी जरूर पूछा, जैसे झांसी पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये 2 ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी जो है वो पूछे नहीं जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी एग्जाम्स में इतना कवर नहीं होता है। 17 जो सबसे पहला है वो पूछ लेता है, झांसी है वो पूछ लेता है, ज्यादातर बस यही 2 मुख्य आते हैं। अब देखो एग्जाम में बहुत से हैं, और चीजों पर नहीं जाना है, मैंने आपको कुछ बता दी है, कुछ बता दी है। तो ये डलहौजी की नीति के द्वारा, ये जो नीति थी, देखो ये जो नीति थी ना, इस नीति के कारण भी बहुत सारे जो राजा हैं उनका साम्राज्य, उनका जो राजपाट है वो अंग्रेजों में विलय हो गया। तो कहीं ना कहीं कारण जो है वो इनकी गोद निषेध नीति भी थी, ठीक है ना, गोद निषेध नीति भी थी। अच्छा अगला देखो, तीसरा अवध, तीसरा क्या था? अवध। अब देखो मैंने तुम्हें बक्सर का युद्ध पढ़ाया था ना, बंगाल में बक्सर का युद्ध पढ़ाया था। बक्सर के युद्ध में क्या था? दिल्ली, दिल्ली का मुगल, अवध का नवाब और बंगाल का मीर कासिम, तीनों युद्ध लड़ते हैं और युद्ध में जीत कौन जाते हैं? अंग्रेज। तो अंग्रेजों के वही हाथ क्या लगता है? अवध लग जाता है, अंग्रेजों के हाथ अवध लग जाता है। और अवध उसके बाद में कोई विद्रोह भी नहीं करता, परंतु अवध क्या होता है, चुपचाप अंग्रेजों की सारी बात मानता है। तो अंग्रेज क्या सोचते हैं कि अवध कमजोर है, अंग्रेज क्या सोचते हैं, अवध कमजोर है, और उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाते। और अवध का जो नवाब होता है वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह को कुशासन, कुशासन मतलब इससे शासन नहीं चलाया जा रहा, कुशासन के चलते हुए अवध को अंग्रेज जो है उस पर कब्जा कर लेते हैं। अंग्रेज जो है वो अंग्रेजों के साम्राज्य में अवध को मिला लिया जाता है। अब अवध का कोई नवाब नहीं होगा, अब अवध में अंग्रेजों का ही शासन चलेगा, अंग्रेजों पर ही हमेशा कब्जा रहेगा। बात समझ में आ गई? तो अवध पर, ठीक है, वजद अली शाह जो थे वो वहां के नवाब थे, ठीक है, राजा थे एक तरह से। उन्हें कुशासन के कारण, मतलब उनसे शासन चलाया नहीं जा रहा है, वो अब योग्य नहीं है, ठीक है, वो योग्य नहीं है, और इस आधार पर अवध को मिला लिया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में। इसका भी कड़ा विरोध हुआ है, ठीक है, इसका भी कड़ा विरोध हुआ। अच्छा चौथा है आपके मुगल बादशाह। चौथा कारण क्या था? मुगल बादशाह। मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह जफर जो थे, उन्हें आदेश आ गया था अंग्रेजों की तरफ से कि आपको लाल किला खाली करना है और आप मर्जी हो जहां जाओ। अब दिल्ली पर, लाल किले पर अधिकार जो है वो अंग्रेजों का होगा। अब जो भारत के जो सम्राट या भारत के जो कर्ता धर्ता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। शक्तिशाली जो होता है वही सम्राट होता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी अब कर्ता धर्ता है भारत की। तो अब आपका भारत पर कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आपको दिल्ली खाली करके, दिल्ली में लाल किला खाली करके आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। बाकी इन्हें कोई रियायत नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं दी थी। बोले छोड़ के जाओ, नहीं जाते हो तो हम धक्के मार के निकाल देंगे आपको। तो ये एक बहुत बड़ा अपमान था हमारे यहाँ के मुगल सम्राट का, हो चाहे मुगलों का,
ठीक है, हो चाहे मुगल सम्राट, उससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु ये बहुत मतलब जो मुगल है वो बहुत समय से हम पर शासन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय थे एक तरह से देखा जाए तो, वे एक तरह से भारतीय बन गए थे, काफी समय से शासन कर रहे हैं, राजा हमारे ही हैं, हम इनसे जुड़ गए थे, तो एक तरह से मुगल बादशाह मतलब आपके देश के भारत के सम्राट का अपमान मतलब देश का अपमान, तो कहीं ना कहीं यह भी कारण था। बात समझ में आ गई? ठीक है, जफर, जफर कहते हैं, जाफर भी कई बार शब्द मिल जाता है नो डाउट, क्योंकि जब स्पेलिंग आती है ना तो उसमें जे ए लिखा मिलता है, जे एफ नहीं मिलता, जे ए एफ यू मिलता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं आती। पॉइंट यहां से क्लियर होता है। तो ये कुछ राजनीतिक कारण थे। अब देखो इसी के साथ में जैसे कि बिल्कुल आपने कहा कि नाना साहेब, अब दिमाग में चलता होगा मैडम नाना साहेब कौन है, तो आपको मैंने पेशवा पढ़ाया था, अंतिम पेशवा बहादुर आपका बाजीराव द्वितीय था ना, बाजीराव द्वितीय जो है वो अंतिम पेशवा था, ठीक है, अंतिम पेशवा था, और अंतिम पेशवे को 8 लाख की पेंशन मिल रही थी, अंतिम जो पेशवा था उसको 8 लाख की पेंशन मिल रही थी। अब बाजीराव द्वितीय के खुद का तो कोई बेटा था नहीं, तो उन्होंने पुत्र गोद लिया था, उन्होंने पुत्र गोद लिया था नाना साहेब, ठीक है ना, नाना साहेब। तो नाना साहेब जो थे वो उनके दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे, और इन्होंने पेंशन की मांग की थी कि भाई मेरे जो पिताजी हैं एक तरह से उन्हें पेंशन मिलती है तो मुझे भी पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी जगह अब मैं हूं। परंतु एक तरह से अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया था, क्यों कि अगर बाजीराव द्वितीय का कोई खुद का बेटा होता तब तो हम सोचते, तब भी पेंशन मिलेगी कोई जरूरी नहीं है, तब भी हम सोचते, ठीक है ना, तब भी हम सोचते, परंतु जब आप उनके पुत्र ही नहीं हो, उनका खुद का खून ही नहीं है, आप दत्तक पुत्र हो, तो हम आपको पेंशन नहीं देंगे, साफ मना कर दिया था। तो ये भी एक कारण रहा, ठीक है, ये भी एक कारण रहा। तो बात समझ गए? आप कई जगह पढ़ोगे, देखो दिल्ली में बादशाह का अपमान हुआ तो सबसे पहले आप क्रांति कहां पढ़ोगे? दिल्ली में पढ़ोगे, फिर आप क्रांति पढ़ोगे अवध में, ठीक है, अवध पे सहायक संधि हुई, अवध का विलय कर लिया, तो अवध में क्रांति होने के पीछे कारण ये रहा। फिर आप क्रांति पढ़ोगे नाना साहेब ने कानपुर में क्रांति की थी ना, कानपुर की जो क्रांति है वो नाना साहब के नेतृत्व में हुई थी, तो उसका कारण ये था। तो पॉइंट यहां से क्लियर होता है। राजनीतिक कारण हाँ या ना में फटाफट जवाब दो, राजनीतिक कारण समझ में आ गए? ठीक है, राजनीतिक कारण ये थे। अब राजनीतिक कारणों के बाद अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक कारण की। राजनीतिक कारणों के बाद हम बात करेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक कारण तो जितने बताए जाएं बेटा उतने कम है, ठीक है। आर्थिक कारण मतलब यूं मान के चलो पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको पूरा निचोड़ लिया था इन लोगों ने, पूरा का पूरा निचोड़ लिया था। मतलब यूं समझो कि भू राजस्व, ये तो यूं मान के चलो हमारे किसानों की जो रीढ़ की हड्डी जो खेती थी ना, जो खेती थी, जो उनकी जमीनें थी, ठीक है ना, और उन जमीनों पे इतना भू राजस्व, ठीक है, इतना भू राजस्व लगाया कि बेचारों की रीढ़ की हड्डी मतलब एक तरह से पूरी की पूरी फसल, पूरी की पूरी व्यवस्था को खत्म कर दिया था। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था? भू राजस्व प्लस करों में बढ़ोतरी। अब मैंने आपको भू राजस्व में कुछ बताए थे ना, जैसे भू राजस्व मैंने तुम्हें बताया था स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त जो है मैं यहां ज्यादा डिटेल में ले लूंगी क्योंकि बाकी सारी चीजें डिटेल में मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगी, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त में क्या था? टैक्स फिक्स कर दिया था। टैक्स क्या था? फिक्स कर दिया था कि चाहे पैदावार हो नहीं हो, चाहे कम हो ज्यादा हो, हमें इतना टैक्स मिलना चाहिए। स्थायी बंदोबस्त मतलब फिक्स पैसा कर दिया था इन्होंने। अच्छा, दूसरा था रेयतवाड़ी। और रेयतवाड़ी में अगर हम देखें तो इन्होंने ये कहा था, सिंपल सी बात थी कि एक तरह से हम क्या करेंगे, जाएंगे और उस जमीन को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और उस जमीन को देखकर उसकी उपजाऊ वो कितनी है, कितनी उस पर खेती हो सकती है, उसके आधार पर हम तुम पे टैक्स लगाएंगे। तो इससे क्या होता था? अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ा, और अंग्रेज जो है वो ज्यादा अनुपात में तो अपने पास रखते, कम अनुपात में अंग्रेजों के पास छोड़ते। तीसरा आपने पढ़ा होगा महालावतवाड़ी। तो ये क्या था? इसमें क्या होता था? एक गांव में मान लो ये 5 खेत है, तो ऐसा नहीं कि इस खेत में नहीं हुआ तो ये नहीं देगा ना,
इस खेत में हुआ नहीं, इसमें हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें हुआ, इसमें नहीं हुआ, तो मतलब हुआ या ना हुआ उससे मतलब नहीं है। अगर इस गांव से 5 लाख रुपए की लगान आना था, ठीक है, तो 5 लाख आएगा, मतलब अगर इसके अगर कोई खेती नहीं हुई तो इसका ये देगा, इसके खेती नहीं हुई तो ये इसका भी देगा और ये इसका भी देगा। तो बात समझ गए। यहाँ क्या था, किसी एक व्यक्ति पर, किसी एक किसान पर नहीं, पूरे गांव के ऊपर एक साथ में टैक्स था, लगान, ठीक है। तो ये क्या थे, कुछ भूमि राजस्व के कुछ तरीके थे कि किस तरह से भूमि से राजस्व आएगा, ठीक है। सभी को देना पड़ता था, बिल्कुल सही कह रहे राजू, भूमि से राजस्व आएगा, ठीक है। तो भूमि से राजस्व आने के जो तरीके थे ना, उन्होंने किसानों को पूरी तरह से कह सकते हैं खत्म कर दिया था, पूरी तरह से खत्म कर दिया था। स्थायी बंदोबस्त में ये कह दिया था कि किसानों के पास कोई जमीन नहीं होगी, किसानों के नाम कोई जमीन नहीं होगी, किसानों के पास कोई जमीन नहीं होगी, किसानों का मालिक होगा जमींदार, ठीक है। जमींदार किसानों से काम करवाएगा, पैसा ले लेगा, काम करवाएगा, पैसा ले लेगा और पैसा लेकर अपनी जेब में डाल लेगा, और किसको मतलब जेब में डालकर अंग्रेजों को दे देगा। तो सिंपल सी बात समझो, ये जो व्यवस्था थी ना, ये सही नहीं थी। इसके कारण हम लोग जो है, या किसान जो है, वो पूरी तरह से टूट गए थे, खत्म हो गए थे। अच्छा, अगला जो रीजन है वो है आपका भारत में औद्योगिकरण। औद्योगिकरण मतलब हमारे यहाँ जो उद्योग है वो हमारे तो नष्ट हो गए, हमारे उद्योग तो नष्ट हो गए, और जो अंग्रेजों के उद्योग है वो फले फूले। मतलब कच्चा माल जो है वो भारतीयों से अंग्रेज ले जाते और उसे पक्का करके भारत में लेकर आते, और कच्चा माल तो सस्ता खरीदा, अंग्रेज सस्ता खरीदते, बहुत सस्ता, बहुत ज्यादा सस्ता खरीदते, ठीक है। और अपना जो माल बनाकर लेकर आते उसको बहुत ज्यादा महंगा बेचते, अच्छा, धन का निष्कासन मतलब एक तरह से सबसे बड़ा रीजन यही था। क्या था, पैसा जो है, भारत का जो धन है, भारत की जो प्रॉपर्टी है, उसको विदेश ले जाया जाता, विदेश में निवेश किया जाता। अरे यूं समझो, अगर इस प्लाट की मिट्टी को अगर इस प्लाट में डालोगे तो एक टाइम बाद में इस प्लाट में तो गड्ढा हो जाएगा पूरा नीचे तक, और इस प्लाट में मिट्टी ऊपर तक आ जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, खड्डा हो जाएगा। ये हमारे साथ यही कर रहे थे, हमारे यहां से पैसा निकालकर, हमारे यहाँ तो खड्डा बन रहा था और किसी दूसरे देश में पैसा बढ़ रहा था। बात समझ गए। बिल्कुल, आपके कोहिनूर जो हीरा है उसका दर्द मैं समझ सकती हूं। आप चाहकर भी अब भारत नहीं ला सकते कोहिनूर का हीरा। क्यों नहीं ला सकते बताओ, कोहिनूर का हीरा आप क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि कोहिनूर का हीरा जो भारत में है, एक समय में हमारे जो सम्राट है उसकी गद्दी पर भी, ठीक है, उसकी गद्दी पर भी उस हीरे को जड़ा गया था, और उस हीरे को आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब अंग्रेजों ने एक बहुत खुशी के माहौल में महारानी को गिफ्ट कर दिया था। और महारानी का जो ताज है, ठीक है, रानी का जो ताज है, उस ताज के अंदर वो हीरा जड़ा है, जो कि पूरे विश्व में बहुमूल्य है, ठीक है, जो पूरे विश्व में बहुमूल्य है। उसके जितना बड़ा हीरा नहीं है, उसके जितना महंगा हीरा पूरे विश्व में नहीं है। वो भारत से था। तो कोहिनूर का आपने कई बार नाम भी सुना होगा। वो आज से बच्चे कई बार कहते हैं हम लूट ले आते हैं, वापस ले आते हैं, मोदी ला नहीं सकता क्या? तो ये बात सोचो, हीरा अगर मान लो वो कहीं म्यूजियम में पड़ा होता, या मान लो कहीं तिजोरी में रखा होता, या मान लो कोई उद्योगपति उसको खर्च करता, या मान लो कोई उद्योगपति उसे ले जाता, तब तो हम फिर भी सोच सकते थे, तब तो हम क्या कर सकते थे, फिर भी सोच सकते थे। परंतु वो जो है, जो कोहिनूर का हीरा है, वो ब्रिटेन का सम्मान है, ब्रिटेन के ताज के ऊपर है, तो अब हम ला उसको नहीं सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो है उसको संभाल के रखें, वही बहुत बड़ी बात है। चला गया उसके लिए नहीं होना चाहिए हमेशा। तो धन का निष्कासन समझ गए, पैसा जो है बाहर जा रहा था विदेश से, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी आर्थिक रूप में। आपके यहाँ कृषि जो है, समझ में आ गया, बहुत ज्यादा टैक्स लगने के कारण, और हमारे यहाँ पहले कृषि जो है वो मानसून के ऊपर आधारित थी। कोई ड्रेनेज सिस्टम, पानी का या नहरों का कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसको लेकर पूरी की पूरी कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर करती थी। किसान जो है वो दर बटर भटकने के बजाय, या इस तरह
पैदावार करते और पैदावार में कुछ खाने के लिए नहीं बचता, सारा अंग्रेज ले जाते, जमींदार ले जाते, तो या फिर कलेक्टर्स ले जाते। तो उन्होंने क्या सोचा, इससे बढ़िया इस जमीनों को तो काम करो, इस पे तो बंद, और काम करने की बजाय हम कुछ और कर लेते हैं ताकि हमें 2 वक्त की रोटी तो मिल सके। तो कृषि व कुटीर उद्योग जो है, कृषि व जो कुटीर उद्योग हैं वो हमारे हो चुके थे समाप्त, कुटीर उद्योग हो चुके थे हमारे समाप्त, और हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी काम थे वो सारे हस्तकला, ठीक है, हस्तकला से होते थे एक तरह से, जैसे मूर्तिकार है तो सारे काम, मूर्तिकार है, वस्त्र बनाना है, तो सारे जो उद्योग है वो सारे हमारे हाथों पर निर्भर करते थे, व्यक्तियों पर निर्भर करते थे। अब जैसे कि हमारे यहाँ बिजनेस ठप हुआ तो भारतीयों का सामान खरीदने वाला कोई नहीं बचा, तो ये लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए दिन पर दिन। ये बेरोजगार हो गए तो बेरोजगार होने पर इन्होंने भी सारा काम धाम छोड़ दिया और छोड़कर ये भी अंग्रेजों के नीचे छोटी मोटी चाकरी का काम करने लग गए। अच्छा, बेरोजगारी, कुटीर उद्योग, कृषि उद्योग, इन सब का ये सब नष्ट हो गए। इसी के साथ में हमारे यहाँ, अच्छा इसी के साथ में अगर देखा जाए तो कंपनी टैक्स फ्री थी। कंपनी जो व्यापार करती थी, कंपनी का व्यापार कैसा था, टैक्स फ्री था। किसका? कंपनी का व्यापार जो था वो टैक्स फ्री था। और हमारे भारत में कोई नई टेक्निक के साथ, कोई नई टेक्निक मतलब टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी उद्योग का विकास नहीं हुआ। हम लोग अगर भारतीय अगर कोई उद्योग बनाते भी तो वही पुरानी टेक्नोलॉजी से बनाते। तो ये क्या हो गए, हमारे आर्थिक कारण हो गए। चलो यहां तक क्लियर होता है। इसके बाद आर्थिक कारणों की बात अब कर लेते हैं सामाजिक कारणों की बात। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, 1857 की क्रांति में। अब देखो, जो पहला राजनीतिक कारण पढ़ा था, ध्यान से सुना मेरी बात को, पहला जो राजनीतिक कारण पढ़ा था सहायक संधि राजाओं के बीच, गोद निषेध नीति में राजाओं का राज्य हड़प लेना, अवध का राजा और बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह। तो ऊपर जो राजनीतिक कारण है वो राजनीतिक कारण राजाओं को प्रेरित कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। मेरी बात को गौर से सुनना, ये जो राजनीतिक कारण है, क्योंकि ये सारी चीजें है ना, आप अगर कहीं पीसीएस में लिख कर आते हो तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। किताबों का जो ज्ञान है वो सबको मिलता है, मुझे पता है, किताबी ज्ञान होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट कुछ चीजें क्या होती है समझ के आधार पर भी समझो। राजनीतिक कारण जो है उसके आधार पर जो राजा थे, नवाब थे, निजाम थे, ठीक है ना, अलग अलग थे। जैसे हम राजा बोलते, कहीं नवाब बोले जाते, कहीं उन्हें निजाम बोला जाता, बात समझे। तो जो राजा थे उन्हें मोटिवेशन मिला, मतलब राजनीतिक कारण से राजा जो क्रांति में शामिल हुए उसका बड़ा कारण, राजा जो शामिल हुए वो राजनीतिक कारण थे। अच्छा, आपके यहां कृषि मजदूर और निम्न वर्ग की जो जनता थी, ध्यान से सुनना, आर्थिक कारणों से परेशान कौन थी, आर्थिक कारण किसके लिए, कृषि मजदूर और जो निम्न जनता थी। तो निम्न जनता और कृषि मतलब सॉरी किसान, कृषि क्या, किसान मजदूर और निम्न जो जनता थी वो आर्थिक कारणों से उन्होंने विद्रोह किया था। चलो, और हमारे यहां अगला पॉइंट पढ़ेंगे, अगला जो तीसरा कारण है, ध्यान से सुनना, वो है सामाजिक व धार्मिक कारण। अब देखो, सामाजिक और धार्मिक कारण में मैंने आपको कहा सबसे पहले तो क्या था, काले व गोरे का भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव आपको ये देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। काला गोरा मतलब हम लोग भी इतने कोई काले गोरे का मतलब यह रंग से न लेकर होकर एक जाति विशेष से था। अंग्रेज खुद को गोरा थे भी, ठीक है, थे भी, और गोरा जैसे हमारे यहाँ भारतीय में कोई गोरा होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो अंग्रेज बन गया, ठीक है। गोरे अलग अंग्रेजों की जाति, कालों का मतलब था भारतीयों की प्रजातियां। तो ये भेदभाव था, गोरे काले का भेदभाव, ये हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी के साथ मैंने आपको एक और बात बताई थी कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो एक सिंपल सी बात सोचो, कुत्ते और भारतीय दोनों ही अलाउड नहीं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े अपमान की बात थी। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया था ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1813 से पहले आपके यहाँ ईसाई मिशनरीज का मतलब हो गया ईसाई व्यक्ति जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो 1813 से पहले ईसाई मिशनरी अगर ईसाई धर्म प्रचार प्रसार होता तो लोग मानते नहीं, कोई विशेष अधिकार नहीं था और ईसाई धर्म को लोग इतना प्रचार प्रसार करने भी नहीं देते। 1813 में क्या हुआ, ईसाई धर्म, ठीक है, ईसाई मिशनरी, 1813 का जो अधिनियम मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था आपको कि ईसाई धर्म, ईसाई मिशनरीज, ईसाई
मिशनरियों पर जो प्रतिबंध थे, ठीक है, प्रतिबंध जो है उन्हें हटा दिया गया। मतलब अब ईसाई धर्म के व्यक्ति खुला जो है वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं, भारत में निवास कर सकते हैं। तो ईसाई जो मिशनरीज हैं उन्हें बहुत सारे अधिकार मिले, ठीक है, ईसाई जो मिशनरीज हैं उन्हें बहुत सारे अधिकार मिले हैं। किसके माध्यम से? 1813 के माध्यम से। बात समझ गई? ईसाई मिशनरियों को प्रतिबंध जो थे वो हटा दिए, ईसाई धर्म का खुला प्रचार प्रसार करो आराम से, कोई रोकने वाला नहीं था। अच्छा, इसी के साथ हमारे यहाँ एक नियम था, हम भारतीय कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा, हम क्या कहते थे, अगर ए ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और बी धर्म में आ गया तो यहां क्या होगा, जो बी धर्म में आया तो उसे जो उसकी पैतृक संपत्ति, मतलब जो पिता की संपत्ति होगी उस पर उसका कोई भी हक नहीं होगा। मतलब मान लो अगर विक्रम ने हिंदू धर्म की बजाय मुस्लिम धर्म अपना लिया, या मान लो विक्रम ने हिंदू धर्म की जगह ईसाई धर्म अपना लिया, अब होगा क्या, ईसाई धर्म अपना लेगा तो विक्रम को उसकी पिता की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा, पिता की प्रॉपर्टी में से अन्य भाई हिस्सा करेंगे, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हमारे यहाँ के समाज का नियम था, ठीक है, ये हमारे यहाँ के समाज का नियम था। उस नियम को बदल दिया और अंग्रेजों ने क्या कहा कि धर्म परिवर्तन पे पैतृक संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया। मतलब अब अगर कोई व्यक्ति जो है, एक सीधी सी बात है, इनडायरेक्टली उसको समझाने का मतलब क्या था, इनडायरेक्टली समझाने का ये कहने का यही मतलब था, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति जो है वो, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित करता, खुद का धर्म अगर ईसाई धर्म में, ठीक है ना, ईसाई धर्म में अगर परिवर्तित होता है तो भी वह उसकी जो पैतृक संपत्ति है उस पर उसका अधिकार रहेगा, पैतृक संपत्ति पर अधिकार रहेगा, ये बात थी। तो ये बात भी हमें सेट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि भाई हमने नियम बना रखा है कि अगर कोई धर्म बदलेगा तो संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और अगर विक्रम की तरह एकमात्र पुत्र है तो अगर विक्रम ने धर्म बदल लिया, मान लो एकमात्र पुत्र है, तो पिता क्या करता है, अपने भाइयों को या अपनी बहनों को, जो पुत्र है पुत्रियां हैं, उनको बांट देगा। पर अगर धर्म बदल लिया तो पैसा नहीं मिलेगा। अब देखो अगला पॉइंट देखो, चलो चौथा बिंदु है सती प्रथा प्रतिबंधित। सती प्रथा प्रतिबंध, आपके यहाँ सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। कब? विलियम बेंटिक ने लगाया था। कब? 1829 को। ये याद रख लेना, पता है ऐसे छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आ जाती है, हम सोचते रह जाते हैं। दिल्ली पुलिस में ऐसी चीजें पकड़ेंगे वो लोग। ईसाई मिशनरी मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध कब लगा, कब हटाया गया? 1813, ठीक है। अच्छा, सती प्रथा भारत में मैंने पहले भी पढ़ाया था ना, सती प्रथा पर ये कोई पहली रोक नहीं है, मुगल बादशाह भी लगाते हैं और आपके यहाँ जो पुर्तगाली आते हैं वो भी गोवा में लगाते हैं, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। तो वैसे ही मान के चलो अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक कब लगाई? विलियम बेंटिक ने लगाई 1829 में। चलो अगला बड़ा आप कह रहे हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956, अधिनियम 1800, ठीक है, 1856, 1856। बात समझ गए? तो हिंदू पुनर्विवाह हमारे यहाँ क्या था? देखो सिंपल सी बात है, सती प्रथा पर रोक क्यों लगाई गई? मैं हम लोगों के यहाँ अगर हम बात करते हैं तो सती प्रथा जो है उस पर प्रतिबंध, मतलब सती प्रथा क्यों, एक महिला को सती क्यों किया जाता था? तो सिंपल सी बात थी कि महिला को सती करने के पीछे रीजन ये था कि अगर वो जिंदा रहेगी, अगर महिला जिंदा रहेगी तो आगे चलकर अपनी पति की प्रॉपर्टी में क्या कर सकती है, हक मांग सकती है, तो उसको साथ में सती कर देते थे। अच्छा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, इसके माध्यम से एक रीति रिवाज था कि विधवा मतलब विधवाओं के साथ बहुत ज्यादा दयनीय या बहुत बदसलूक व्यवहार किया जाता था, क्योंकि विधवा होने के पीछे रीजन हिंदू महिला को ही माना जाता था। हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह है, इसमें जो विधवा होती थी उसमें विधवा उसी को माना जाता, मतलब विधवा जो है, विधवा होने का कारण खुद उस महिला को माना जाता था। ये दोनों पॉइंट जो है वो हमारे लिए प्लस पॉइंट ही थे, ठीक है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट ही थे। बट लोगों ने इसका भी विरोध किया, क्योंकि उस वक्त जो लोग हैं वो इन सब चीजों के खिलाफ थे। क्या थे? सख्त खिलाफ थे। बात समझ गए?
अब देखो, हिंदू पुनर्विवाह, सती प्रथा प्रतिबंधित, ये जो है ये काफी कुछ ऐसे रीजन थे जो धार्मिक कारण थे। अब देखो, ये जो धार्मिक कारण है, ये जो आपके पंडित हैं, ठीक है, पंडित है, अन्य जो धार्मिक कट्टरवादी जो व्यक्ति हैं, ध्यान से सुनना, धार्मिक कट्टरवादी जो लोग हैं और जो पंडित समुदाय या कह सकते हैं जो धार्मिक समुदाय के जो व्यक्ति हैं, उन लोगों को क्रांति में भाग लेने के लिए मोटिवेट किसने किया? ठीक है, भाग लेने के लिए मोटिवेट किसने किया है? इन सब कारणों ने, ठीक है, इन सब कारणों ने धार्मिक समुदाय, पंडित या धर्म के जो कट्टरपंथी जो लोग थे, उन लोगों को मोटिवेट किया 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए। तो ये है आपके सामाजिक व धार्मिक कारण। अच्छा, अगले हम पढ़ेंगे अब हम बात करेंगे आपके चौथा जो आपका रीजन है वो है सैन्य कारण। मतलब सेना जो है उसने विद्रोह क्यों किया? सेना जो है, बिल्कुल दास प्रथा, हाँ बिल्कुल रमेश कह रहे, एक और कारण था, वो था दास प्रथा। ठीक है, दास प्रथा भी जो है वो सामाजिक और धार्मिक कारणों में से ही एक था। अब देखो सैन्य कारण क्या थे, अगर हम बात करें सैन्य कारणों की, तो सैन्य कारण जो थे उनमें सबसे पहले बात करें तो हमारे जो सैनिक थे उनको वेतन अंग्रेज सैनिकों की बजाय का क्या मिलता था? कम मिलता था। दूसरा, जो सैनिक थे, भारतीय जो सैनिक थे, सारी चीजें किसके साथ है? भारतीय सैनिकों के साथ। भारतीय सैनिकों में हम बात करें तो हमारे भारतीय सैनिकों का प्रमोशन नहीं था, पदोन्नति नहीं थी, पदोन्नति नहीं थी। चलो, तीसरी बात, सैनिकों को कुछ स्टार्टिंग में तो भत्ते दिए जाते थे, परंतु कुछ समय बाद में अंग्रेज सैनिकों के तो भत्ते जारी रहे, परंतु जो है वो हमारे भत्ते, मतलब सैनिक, भारतीय सैनिकों के भत्ते कर दिए बंद। अच्छा, अगला देखो, समुद्र पार जाने पर अनिवार्यता। मतलब देखो होता क्या था, भत्ते किस पर मिलते थे? हमारे यहाँ जो भारतीय थे वो ये कहते थे, या हम लोग आपस में, हमारा एक राय थी कि अगर कोई भी व्यक्ति समुद्र पार करके बाहर चला जाता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। हमारा एक नियम था, क्या नियम था? कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो समुद्र पार करके बाहर चला जाता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो यहाँ अंग्रेज जो थे ना वो इन सब चीजों को नहीं मानते थे, ठीक है, और वो सैनिकों को दूसरे जगह, दूसरे क्षेत्र पर, क्योंकि भारत में देखा जाए तो भारतीय आपस में फिर भी गड़बड़ कर सकते हैं, तो वो क्या करते थे, बहुत सारे सैनिकों को समुद्र पार दूसरे राज्यों में युद्ध के लिए या किसी दूसरे काम के लिए भेज देते थे। तो समुद्र पार करने के लिए उनको अतिरिक्त भत्ता मिलता था, ठीक है, और वो भत्ते कर दिए बंद। और लास्ट में अगर हम देखें तो आपके यहाँ समुद्र पार जाने पर अनिवार्यता लगा दी कि सैनिकों को, मतलब एक साथ नहीं, कुछ सैनिक जाते वापस आते, कुछ सैनिकों को फिर भेजा जाता, तो अलग अलग समय पर सैनिकों को भेजा जाएगा समुद्र पार, और भारतीय सैनिक समुद्र पार जाएंगे, ये अनिवार्य कर दिया। तो ये भी एक रीजन था। इससे ये सोचा भारतीय सैनिकों ने कि जो अंग्रेज है वो हम सब भारतीय सैनिकों का क्या करना चाह रहे हैं? वो क्या करना चाह रहे हैं? वो धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे। जैसे कि अभी आपने कहा एक डाक अधिनियम भी आया था, 1854 में एक डाक अधिनियम आया था, ठीक है, और उस डाक अधिनियम की खास बात ये थी कि जो सैनिक थे अपने घर में डाक पत्र या जो भी भेजते थे, ठीक है, सूचना डाक भेजते थे, तो सैनिकों को डाक भेजने के लिए पैसे देने पड़ते थे। पहले तो क्या था, डाक भेजने के कोई पैसे नहीं थे, सैनिक अपने घर पे क्या कर सकते हैं, डाक भेज सकते थे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। परंतु फिर 1854 में डाक अधिनियम के द्वारा डाक भेजने के लिए, मतलब अपने घर में पत्र भेजने के लिए उन्हें क्या देना पड़ता था? पैसे देने पड़ते थे। बात समझ गए? तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जो सैनिकों को मोटिवेट किया, मतलब ये कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने सैनिकों को, जो सैनिक थे ना, उन्हें विद्रोह करने के लिए मजबूर किया। सैनिकों को विद्रोह करने के लिए मजबूर करने के ये कुछ कारण थे। बात समझ गए? हाँ या ना? समझ में आ गया या नहीं आया? मुझे बस इतना जवाब दे दो, आया या नहीं? समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। चलो, अब जैसे कि आप इतनी देर से पूछ रहे थे, अब बात कर लेते हैं ये कारण, ठीक है। अभी जैसे आप कहोगे ना वो चर्बी वाले कारतूस, तसल्ली रखो, हमने राजनीतिक पढ़ लिया, आर्थिक पढ़ लिया, सामाजिक पढ़ लिया, सैन्य पढ़ लिया। उससे पहले एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं।
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसने कहा कि हमारे यहाँ जो सैनिकों का रेशियो था ना, वो 1 अंग्रेज सैनिक पर 5 भारतीय सैनिकों के रेशियो में था। हमारे यहाँ 1 अंग्रेज सैनिक से 5 भारतीय, 1 अंग्रेज सैनिक पर 5 भारतीय सैनिक होंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब अगर हम देखें तो बात को समझना। अभी जैसे आप पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? एक बच्चा पूछ रहा था कि 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति की योजना कहां बनी, इस क्रांति को कब करना था, ठीक है, क्या तारीख थी, कब इसकी योजना बनी, कौन योजना बनाने वाले व्यक्ति थे और कौन क्रांति करने वाले व्यक्ति थे। अब बात को और ध्यान से सुनना। 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की जो क्रांति थी, इस क्रांति की निर्धारित तिथि क्या थी? क्रांति होनी कब थी? 23 मई 1857 को। तारीख क्या थी? 31 मई 1857। 31 मई 1857 को इसकी क्या होनी थी? तारीख तय की। इस दिन हम लोग क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। बोला करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस क्रांति की योजनाकर्ता कौन थे? ठीक है, इस क्रांति की योजनाकर्ता कौन थे? किसने कहा था कि हम क्रांति करेंगे? देखो हुआ क्या, देखो अगर हम सिंपल से मैं आपको बात समझाऊं, हुआ क्या था। एक्चुअल में हुआ ये कि नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया, नाना साहब की क्या कर दी? पेंशन बंद कर दी। तो नाना साहब को गुस्सा आया, बोले मेरी पेंशन क्यों बंद करी? तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड की सरकार के साथ में इंग्लैंड की सरकार के सामने अपना पक्ष रखने के लिए, ठीक है, अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने क्या किया, अजीमुल्ला शाह को भेजा। बात को समझना, क्या हुआ, नाना साहब की पेंशन बंद हो गई, ठीक है, नाना साहब की पेंशन बंद हो गई, तो उन्होंने क्या किया, अजीमुल्ला शाह को अपनी बात रखने के लिए, ठीक है, अजीमुल्ला साहब को अपनी बात रखने के लिए लंदन में सरकार के सामने भेजा कि भाई मेरी पेंशन वापस चालू करवाओ, मुझे नहीं पता। तो अजीमुल्ला साहब जाते हैं अंग्रेजों के सामने, बात रखने की, भाई पेंशन बंद नहीं करनी चाहिए, गलत किया इन्होंने, तो पेंशन वापस चालू करवाओ। अंग्रेजों ने कर दिया मना, बोले नहीं जी, हम तो आपकी पेंशन चालू नहीं करेंगे, जो कंपनी ने आदेश जारी कर दिया वही होगा। तो अजीमुल्ला को गुस्सा आया, मेरी बात नहीं मानी, नाना साहब ने कहा मेरी पेंशन कर दी बंद। और यही एक व्यक्ति इनके साथ और मिल गया, रानो जी, ये सतारा से थे, ठीक है, ये कहां से, सतारा से थे, और ये आपके कानपुर। अब देखो होता क्या है, ये लोग तीनों जो हैं वो लंदन गए हुए होते हैं, अपनी मतलब तीनों नहीं, ये दो जो है वो लंदन गए हुए होते हैं, ठीक है। अब लंदन गए हुए होते हैं तो उन्होंने क्या किया, वही जो है वो लंदन में उन्होंने प्लानिंग कर ली कि भाई हम करेंगे क्रांति, अब बस की बात नहीं है। रानो जी, नाना साहब, अजीमुल्ला शाह, ये तीनों जो है उसके योजना करता है। और योजना 1857 की क्रांति की योजना तैयार कहां हुई, एक पृष्ठभूमि, एक बात कहते हैं पृष्ठभूमि या योजना की जाएगी, ये हमने कहां तय कर ली थी, लंदन में तय कर ली थी। तो योजना का स्थान कहां था, लंदन था। चलो, क्रांति का प्रतीक क्या था बताओ, ये तो सबने सुना होगा ना, क्रांति का प्रतीक क्या था, क्रांति का प्रतीक क्या था, रोटी और कमल। क्रांति का प्रतीक क्या था, रोटी और कमल। हुआ क्या, गांव में क्रांति का संदेश पहुंचाने के लिए एक रोटी क्या करते हैं, गांव में पहुंचाते थे। होता क्या, एक व्यक्ति लेकर जाता रोटी, ठीक है, और रोटी के माध्यम से यह संदेश होता कि भाई क्रांति करनी है अपन लोगों को और 31 मई को क्रांति होगी। बोले ठीक है, फिर इस गांव से रोटी चलती और इस गांव में पहुंच जाती, फिर संदेश मिलता, फिर इस गांव से फिर रोटी चलती, दूसरे गांव में संदेश पहुंच जाता, फिर तीसरे गांव में संदेश पहुंच जाता। तो बात को ध्यान से सुनना, गांव में क्रांति का संदेश पहुंचाने के लिए रोटी थी और सैनिकों में क्रांति का संदेश पहुंचाने के लिए कमल था, ठीक है।
कमल जो है वो सैनिकों के बीच में ट्रांसफर होता था। इस रेजिमेंट, इस छावनी से इस छावनी में कमल गया, फिर इस छावनी से इस छावनी में कमल गया, फिर इस छावनी से इस छावनी में कमल गया। ठीक है ना। तो रोटी और कमल का फूल, रोटी और कमल का फूल। चपाती एग्जाम में नहीं आता। एक्चुअल में क्या होता है, इसे इस कारण से चपाती आंदोलन भी कहा जाता है। ये देखो इसमें रोटियां घूम रही है ना, इसलिए इसको कई बार क्या होता है, चपाती आंदोलन भी कह दिया जाता है। अच्छा, इसी के बाद एक बात और समझो कि इसको, रोटी को कमल विशेष की नहीं आती, रोटी विशेष के लिए आता है कि ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, कई बार कुछ किताबों में या कहीं जगह कुछ लोग लिख देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उस वक्त क्या था, जो प्लेग है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ था, प्लेग बहुत ज्यादा फैला हुआ था। तो प्लेग मतलब प्लेग के जो लोग थे उन्हें खाना पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था थी, जिसे कुछ लोगों ने क्रांति का संदेश समझा था। बात को समझो, ठीक है ना। अब देखो बात यहां तक क्लियर होती है। तो ये कुछ चीजें हैं। क्रांति की तारीख फटाफट बताओ। क्रांति की तारीख 31 मई। ठीक है। योजना बनाने वाले कौन कौन थे? योजना बनाने वाले कौन थे? अजीमुल्ला शाह, नाना साहेब और रानोजी बापू। ठीक है, रानोजी बापू जी, समझ में आ गई। अच्छा, स्थान योजना बनाई कहां गई? लंदन में। प्रतीक क्या था? रोटी। रोटी के माध्यम से गांवों में रोटियां भेजी जाती थी और संदेश भेजते थे। और कमल के द्वारा क्या होता था? सैनिकों के मध्य संदेश पहुंचाया जाता था। ठीक है ना। अंग्रेजों को पता नहीं चला क्या? राम जी, अंग्रेजों को सारी चीजें एक आइडिया लगता है। बात यहां तक समझ गए? अब देखो ये क्लियर हो गया यहां तक। अब हुआ क्या? ये सारे काम चल ही रहे थे, ये सारी व्यवस्थाएं हो ही रही थी। इसी में एक गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई? ये क्रांति जो थी ये होनी किस लिए थी? क्योंकि आपके यहाँ नाना साहब, रानोजी ने, इन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि भाई अब सब लड़ेंगे एक साथ हम लोग। अब अंग्रेजों का अत्याचार बर्दाश्त नहीं होता, अब अंग्रेजों का अत्याचार हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम लड़ेंगे। अब तो बोले लड़ोगे? बोले हाँ लड़ेंगे। इन्होंने क्रांति किस लिए? अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ। पर हुआ क्या? जैसे ही मान के चलो धीरे धीरे व्यवस्था बदली, और बदलने में हुआ क्या? तात्कालिक कारण आया। अब तात्कालिक कारण की हम बात करेंगे। और उस तात्कालिक कारण में हुआ क्या? आपके यहाँ एक राइफल काम में ली जाती थी। राइफल का मतलब समझ गए ना? बंदूक। अब बंदूक के बारे में तो सब सुने, सब जानते हैं। राइफल काम में ली जाती थी ब्राउन बेस राइफल। पहले कौन सी राइफल काम में ली जाती थी? ब्राउन बेस राइफल को काम में लेते थे। ब्राउन बेस राइफल को हटाकर एक नई राइफल लाई गई जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। ठीक है, ब्राउन बेस राइफल थी, सैनिकों के पास में थी। ठीक है, सैनिकों के पास में थी और ये काम में लेते थे। ये इस राइफल की रेंज भी कम थी। पहली बात, रेंज का मतलब समझ गए? आप अगर बहुत ज्यादा दूर आदमी खड़ा है तो आप बंदूक चलाओगे तो वो मतलब नहीं है, उतनी दूर गोली नहीं पहुंच पाएगी। तो गोली हमेशा उस तरह से देखी जाएगी, इतनी नजदीक तक गोली चल जाएगी। तो ब्राउन बेस राइफल की रेंज कम थी, इसकी रेंज ज्यादा थी। प्लस इसमें फायरिंग कैपेसिटी इसके बजाय ज्यादा स्पीड से थी और तेजी से काम होता था। तो एनफील्ड राइफल, अब एनफील्ड राइफल के अंदर कारतूस डलते हैं, सब में डलते हैं कारतूस, तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है। इस एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस डाले जाते थे, उस कारतूस को खोलने के लिए ऊपर जो एक परत लगाई गई थी, उस परत को खोलने के लिए मुंह का इस्तेमाल करना पड़ता था। ठीक है, तो मुंह के इस्तेमाल से उसे खोला जाता था। ये जो कारतूस था इसको कहते हैं चर्बी वाला कारतूस। नाम सुना ना, चर्बी वाला कारतूस। तो इसके अंदर क्या था? गाय व सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। अब कई तो लोग ऐसे कहते हैं कि मैडम ये बकवास, मतलब कई बार कई जगह से मतलब अंग्रेजों में ये बात आती थी घूम पर कि ये फालतू बकवास कर रहे हैं, कोई ऐसी चर्बी का काम में नहीं लिया। और कोई कहता है कि 1857 की क्रांति में सैनिकों में गुस्सा भरने के लिए एक जबरदस्ती अफवाह उड़ाई गई थी कि इस कारतूस के ऊपर जो टोपी है, जिस इस कारतूस को खोला जाए, क्योंकि कारतूस के अंदर अगर सीम आ जाती है तो वो राइफल में डलने के बाद में काम नहीं करती। तो उसमें सीम नहीं आए, मतलब जैसे देखते ना
ऐसे जो अलग मौसम होते हैं, बारिश के मौसम, उनमें क्या लग जाती है, सीम हो जाती है, ठीक है, कारतूस खराब नहीं हो, इसलिए उस कारतूस के ऊपर जो लगाई गई है परत, वो गाय और सुअर की चर्बी की है। अब हिंदुओं के लिए गाय महत्वपूर्ण और मुसलमानों के लिए सुअर का जो हत्या है वो क्या है, एक तरह से अवैध है। तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों को भड़काने के लिए काफी बड़ा रीजन था। हिंदू और सैनिक रीजन जो है वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो गए। अंग्रेज कहते हैं ऐसा कुछ नहीं था, और कुछ लोगों ने कहा कि ये जबरदस्ती अफवाह फैलाई गई है, ऐसा कोई भी कारण नहीं था, ठीक है। कारण मतलब ये चर्बी वाले कारतूस जो है वो नहीं थे। अब अंग्रेज ये समझा नहीं पाए सैनिकों को, समझाते उससे पहले विद्रोह हो गया, ठीक है। यूं कह सकते हो कि भाई तुम किसी चीज के विद्रोह के मूड में हो, ठीक है, विद्रोह के मूड में हो, अब मूड में ही हो तुम, कब करो तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही। अचानक मैंने क्या किया, आपके आग में घी बहुत सारा डाल दिया। अब घी डाल दिया, आग तो लगी हुई है, घी और डाल दिया ऊपर से बहुत सारा, तो आग तो फड़केगी। ये उसने वही काम किया। तो कहते हैं कि अंग्रेजों ने तो मना किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, परंतु बहुत सारे जो, अंग्रेजों की बात कौन मानेगा भाई, अगर मेरा भाई मुझे कहेगा तो मैं बाहरी किसी दूसरे व्यक्ति की बात मानूंगी क्या, नहीं मानूंगी। तो भारतीय को भारतीय ने कहा, अंग्रेजों ने कहा, वो मानी नहीं, और इस चर्बी वाले कारतूस का कड़ा विरोध किया गया आपके मंगल पांडे द्वारा, ठीक है। यह तात्कालिक कारण था। इस कारण ने सैनिकों को सबसे पहले विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। तो सबसे पहला जो विद्रोह था 1857 की क्रांति का, वो किसने किया था, सैनिकों ने किया था। और सैनिकों ने जो विद्रोह किया था उसका तात्कालिक कारण क्या था, न्यू एनफील्ड राइफल। ये सबको पता है, मुझे पता है, सब होशियार बच्चे हो। अब मैं बात कर लेती हूं आपके इस एनफील्ड जो राइफल है, जैसे इसकी बात पहुंची, ठीक है, जैसे इसकी बात पहुंची कहां, बैरकपुर छावनी में। अब देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बैरकपुर छावनी में जैसे ये बात पहुंची तो 29 मार्च 1857 होता क्या है, 29 मार्च 1857 में 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी, ध्यान से सुनना बात को, हुआ क्या, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी, सबको पता है, ठीक है, ये सबको पता है, अच्छे से याद भी करनी है। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी में एक सैनिक था जिसका नाम आप सबको पता है, मंगल पांडे। सबको नाम पता है, मंगल पांडे। हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, मंगल पांडे जो है उन्होंने इसका विरोध किया, किसका, राइफल का। और इस राइफल के विरोध में जब इन्होंने कहा कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हमें नहीं करना, और जब इसकी बात नहीं मानी तो अंग्रेजी अधिकारी थे, उसे होता नहीं कि छोटा बच्चा जो है वो किसी चीज की जिद कर लेता है, ठीक है ना, जिद कर लेता है और उसके बाद में जिद पूरी नहीं होती है तो मम्मी पापा को पीटने लग जाता है। वो अलग बात है, पापा से डर लगता है, वरना मम्मी को पीट लेता है, पीटना शुरू कर देता है। तो वही मंगल पांडे को जब गुस्सा आया तब उन्होंने बाग में आग लगा दी। मंगल पांडे को जब गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया, बाग में आग लगा दी। बाग में आग लगाने का मतलब समझे, लेफ्टिनेंट बाग एक व्यक्ति था और एक दूसरा अंग्रेजी अधिकारी था जिसका नाम क्या था, मर्चेंट ह्यूम, ठीक है, मर्चेंट ह्यूम। अब देखो, मर्चेंट बाग में आग लगा दी, तो सिंबल सा याद हो गया भाई, ये नाम तो जो है वो सीधा सा याद हो गया। मेजर सार्जेंट था, मेजर सार्जेंट हुसैन, ठीक है, इसको याद कैसे रखना है, बाग में आग लगा दी और हुसैन साहब को भी गोली मार दी। हुसैन का जादू नहीं चला, उसको भी गोली मार दी। तो अधिकारी थे बाग, मतलब मंगल पांडे ने बाग में आग लगा दी और मंगल पांडे के सामने भी हुसैन का जादू नहीं चला, उसने उसको भी मार दिया, मतलब दोनों पर गोली चला दी। अब दोनों पर गोली चला दी। कुछ किताबें कहती है बाग मर गया था और हुसैन जो है वो बच गए थे, हालांकि बच गए थे। कुछ किताबें कहती है दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो वहां हमें नहीं जाना है, ठीक है ना, वहां हमें नहीं जाना है। सार्जेंट, डबल मात्रा आ गई। चलो, अधिकारी थे बाग और हुसैन, बाग और हुसैन। अब देखो हुआ क्या, इनको गोली मारी। इनको गोली मारने के बाद मंगल पांडे को कर दिया कोर्ट मार्शल। कब, 6 अप्रैल। भाई ये तो है नहीं कि गोली मार कर ये वही खड़ा रह गया कि मैंने गोली मार दी, देखो मैं जीत गया,
ठीक है ना। अब बात को समझो, ये खड़ा तो था नहीं, भाग गया, अब इसको ढूंढ के लाए अंग्रेज, ठीक है, इसको ढूंढ के लाए अंग्रेज और ढूंढ कर लाकर इसको 6 अप्रैल को सामने खड़ा कर दिया और 6 अप्रैल 1857 को इसको कर दिया कोर्ट मार्शल। क्या कर दिया? कोर्ट मार्शल। मतलब इसको इससे पद से हटा दिया और कोर्ट मार्शल करके इसको फांसी की सजा दे दी। ठीक है, इसको क्या दे दी? फांसी की सजा दे दी। और जैसे कि आप पढ़ते हो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। ठीक है, बात यहां तक क्लियर होती है? बात यहां तक क्लियर? सबसे पहला, अच्छा एक और बात ध्यान रखना, इसे एक कारण, क्रांति का इसे एक कारण ही माना जाता है, इसको पहला क्रांति नहीं कहा जाता है। ये क्रांति का विद्रोह जो है ये पहला तात्कालिक कारण माना जाता है, पहला तात्कालिक कारण, बिल्कुल पहला शहीद जो है वो उसे कहा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे रवि, ये क्या था? तात्कालिक कारण ही माना जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्रांति जो है इसके बाद में शुरू होती है मेरठ छावनी से। क्रांति की शुरुआत कहां से मानी जाती है? मेरठ छावनी से। इसको तो क्रांति का एक कारण माना जाता है। कैसे? क्रांति का कारण कैसे माना गया? बात को सुनना। मंगल पांडे ने विरोध किया, विरोध करके अंग्रेजी बात माने नहीं और अंग्रेजों ने क्या किया? उसको कोर्ट मार्शल करके उसको फांसी की सजा दे दी। अब जब ये बात पूरे सैनिकों में फैली, बाकी जो सैनिकों में ये बात फैली कि भाई एक सैनिक था मंगल पांडे, उसने इस चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया और विरोध करके उसको तो फांसी की सजा दे दी। अब वहां जो और सैनिक थे उन्होंने इस चीज को दिल पर ले लिया। अरे बोले उनकी हिम्मत कैसे हुई, उनकी हिम्मत कैसे हुई? हमारे एक बहादुर सैनिक, हमारे जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने विद्रोह, अगर मान लो अंग्रेज सैनिक इसका विद्रोह करते तो शायद वो लोग क्या करते? एनफील्ड राइफल को बदल देते। इन्हें समझ में आ गया कि भेदभाव कितने बड़े लेवल का है। ठीक है, भेदभाव जो है वो कितने बड़े लेवल का है। कोर्ट मार्शल का यहां मतलब क्या? उसे उसके पद से हटा दिया और हटाने के साथ में उसको फांसी की सजा दे दी। कोर्ट मार्शल का मतलब यही होता है कि जिस पद पर वो काम कर रहा है उसको उस पद से हटा देना चाहिए और वो कभी भी उस पद पर काम नहीं करेगा और उसके साथ में उसको फांसी की सजा भी दे दी। ठीक है, बात समझ गए? अब देखो ये यहां तक क्लियर होता है। मंगल पांडे ने क्या किया? मंगल पांडे की जो फांसी थी ना, उस फांसी ने बाकी सभी सैनिकों को विद्रोह करने के लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा और बहुत बड़ी ताकत दे दी। शायद मंगल पांडे अगर उनको फांसी नहीं दी जाती, अगर मंगल पांडे को फांसी नहीं दी जाती तो शायद 1857 की क्रांति मेरठ की छावनी से प्रारंभ नहीं होती। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि अंग्रेज जो है वो बड़े होशियार थे पर कहीं कहीं गलतियां कर जाते थे। आपने कभी गौर किया होगा, महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का सबने नाम सुना है। महात्मा गांधी जब भी जेल जाते, जब भी अनशन पर बैठते तो अंग्रेज जो है उनकी बात मान लेते या उनको जेल से रिहा कर देते। क्यों? क्योंकि अगर जेल में रहते हुए या अनशन के दौरान अगर महात्मा गांधी का निधन हो जाता तो पूरे भारत में एक अलग ही क्रांति की लहर उठती, पूरा भारत एकजुट होकर अंग्रेजों को मार डालता। कोई भी अंग्रेज जो है वो ब्रिटेन नहीं जा पाता, एक एक सैनिक को मार डालते हम लोग। हमारे अंदर इतनी एकजुटता थी और ये बात अंग्रेजों को पता थी, अगर महात्मा गांधी को कुछ हो गया तो ये भारतीय जो है वो सभी अंग्रेजों को जिंदा जला देंगे। ये उनको टेंशन थी, इसलिए महात्मा गांधी की सारी बातों को समझते, मान लेते। हाँ, उतनी हद तक नहीं मानते पर कुछ तो कुछ कोशिश तो करते ही ना। तो हम कई बार कहते हैं ना महात्मा गांधी का आजादी दिलाने में या अंग्रेजों पर दबाव डालने में बहुत बड़ा योगदान है। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि महात्मा गांधी के पीछे पूरा देश था और अगर महात्मा गांधी को कुछ होना है इसका मतलब देश के लोग पीछे नहीं हटेंगे, वो अंग्रेजों को पूरा साफ कर देंगे। साफ का मतलब अंग्रेज जो है वो ब्रिटेन जा ही नहीं पाएंगे, इस तरह उन्हें डर लगता था। तो वैसे ही मंगल पांडे जो है, अगर मंगल पांडे को फांसी नहीं दी जाती या छोड़ देते, ठीक है, तो शायद जो है वो मेरठ में छावनी में क्या होता? विद्रोह नहीं होता। अब देखो, जब इस बात का पता चला कि चर्बी वाले कारतूस का विरोध करने के कारण हमारे एक बहादुर सैनिक को फांसी की सजा दे दी, तो ये चर्बी वाले कारतूस अब बहुत बड़ी समस्या बन गए। तो ध्यान से सुनना, ये क्रांति का कारण है, ये क्रांति की शुरुआत नहीं है। ठीक है, ये क्रांति का कारण है, शुरुआत नहीं है। शुरुआत अब बताऊंगी तुम्हें। मैंने यहाँ पहला नंबर इसलिए लगा दिया क्योंकि ये तारीख तुम्हें याद रखनी है। तारीखों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब हुआ? बच्चे जवाब देकर आते हैं 18 अप्रैल, वो गलत है।
6 अप्रैल, वो भी गलत है। बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब हुआ? 29 मार्च को। बैरकपुर छावनी का कौन सा सैनिक या पहला शहीद कौन माना जाता है? मंगल पांडे। मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल कब किया? अब बच्चा फिर 8 अप्रैल एक दिमाग में फिट कर लेता है, 8 अप्रैल, जो कि गलत है। 8 अप्रैल को केवल फांसी हुई, कोर्ट मार्शल 6 अप्रैल को हुआ। बात समझ में आ गई? और इन दोनों का नाम पता होना चाहिए। हुसैन का जादू चला, नीरबाग को आग लगा दी। दोनों चीजें याद रख लोगे। अब देखो, ये कारण था। इस कारण के बाद में अब मैं आपको एक नंबर लगा के बताऊंगी बात को, अब ध्यान से सुनना। ये एक कारण था पर तारीख थी इसलिए मैंने लगा दी है। अब आपकी क्रांति में अगर मैं बात करूं तो अब क्रांति की जो शुरुआत है, क्रांति की जो अब शुरुआत है, उस शुरुआत में ध्यान से सुनना। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला जो है वो शुरुआत कब और कहां हुई? 10 मई 1857। तारीख को गौर से सुनना, 10 मई 1857। 10 मई 1857। 10 मई 1857 में अब क्या हुआ है इस क्रांति में? इस दिन मेरठ छावनी में, अब देखो होता क्या है, बात को गौर से सुनना। ये तारीख 10 मई क्यों है? होता क्या है, 9 मई को, इस दिन, इसे एक दिन पहले होगा क्या, मेरी बात को गौर से सुनना। 9 मई को तारीख इसमें मेंशन नहीं क्योंकि विद्रोह जो है वो 10 मई को हुआ था। 2 मई को क्या हुआ, मेरठ छावनी के जो भारतीय सैनिक थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा विद्रोह किया, उन्होंने थोड़ा सा क्या किया, आंदोलन किया, आनाकानी करी, बात नहीं मानी अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो भारतीय सैनिक जो मेरठ छावनी में थे ना, उनसे हथियार ले लिए। उनसे क्या ले लिए? हथियार ले लिए। अब हथियार ले लिए तो एक तरह से हथियार लेना क्या हुआ, एक अपमान माना। अपमान माना तो उन्होंने क्या किया, फिर इस चीज को आनाकानी करी, फिर इस चीज का विरोध किया, और विरोध किया तो उन सबको पकड़कर जेल में डाल दिया। उन सबको पकड़कर जेल में डाल दिया। अब उन सबको पकड़कर अगर जेल में डाल दिया है तो उन लोगों ने फिर क्या किया, बहुत बड़े समूह ने जेल से अपने आप को छुड़ा लिया, और जेल से छुड़ाने के बाद में 10 मई को उन्होंने मेरठ की छावनी में आंदोलन, ये कह सकते हैं विद्रोह कर दिया। अब मेरठ की छावनी को जमकर लूटा, ठीक है, मेरठ की छावनी को जमकर लूटा, और उसी के अंदर हम बात करते हैं तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, और इसी के साथ में एक और आपका आ जाता है, कौन सी, 3री लाइट लाइन। अब देखो, जैसे कि मैंने वहां बताया था 34वीं रेजिमेंट, तो वैसे ही आपके यहां है, वैसे यहां है 20वीं एनआई मतलब नेटिव इन्फेंट्री, और 3री एलसी। इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ये कुछ नहीं है, ये सैनिकों की जो टुकड़ी होती है ना, ये जो सैनिकों की टुकड़ी होती है उनका नाम है, याद रखना है बस इसको सिंपली, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मेरठ छावनी में 20वीं एनआई और 3री एलसी ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब इन्होंने विद्रोह करने के बाद जमकर वहां लूटा, लूट पाट खूब मचाई, और लूट करके 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंचकर 12 मई 1857 पर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ध्यान से सुनना, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और इसी के साथ इसी तारीख को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। किसको? बहादुर शाह जफर को, ठीक है, बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया, बहादुर शाह जफर को घोषित, मतलब बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया। और इन्होंने क्या कहा, बहादुर शाह जफर को कहा कि आप हमारे इस विद्रोह का नेतृत्व करो, इस विद्रोह का क्या करो, नेतृत्व करो। इस विद्रोह का नेतृत्व या इस विद्रोह का नेता किसे माना गया, बहादुर शाह जफर को, परंतु यह नाम मात्र का था। बहादुर शाह जफर कैसा था, केवल नाम मात्र का ही था। कैसा राजा, मतलब कैसा नेतृत्व करने वाला, केवल नाम का। बिल्कुल सही कहा रवि ने। वास्तविक अगर देखा जाए तो बहादुर शाह जफर ने क्या कहा, वास्तविक रूप में मेरी तरफ से नेतृत्व करेगा बख्त खां। नेतृत्व कौन करेगा, बख्त खां। देखो होता क्या है, मेरठ छावनी से ये लोग चलते, वहां से
खूब जो कह सकते हैं जो हथियार होते हैं उनको लूट कर चल पड़ते हैं, पैदल ही चलते हैं और मेरठ से दिल्ली पहुंचते हैं 11 मई को। 11 मई को पहुंचने के बाद 12 मई 1857 पर क्या होते हैं, जो अंग्रेजी अधिकारी जो सैनिक होते हैं उन्हें हटाते दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेते हैं और दिल्ली पर बहादुर शाह जफर तो बैठा ही है वहां पर। तो बहादुर शाह जफर को कहते हैं भाई आपको दिल्ली छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम आ गए हैं। कौन कह रहे हैं? मेरठ छावनी के सैनिक कह रहे हैं। मेरठ छावनी के सैनिक कह रहे हैं अब आपको दिल्ली छोड़कर, लाल किला छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, अब हम आ गए हैं। आप एक काम करो, हम लड़ेंगे, बस आपका नेतृत्व होना चाहिए, आप नाम मात्र के हमारे नेता रहो, आप हमारे प्रधान रहो, ठीक है, आप हमारे मुखिया रहो। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि भाई ठीक है, दिल्ली आए गए, दिल्ली में तुमने कब्जा कर ही लिया, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही बूढ़ा हूं, मेरे से कुछ होना तो है नहीं, अब तुम कह रहे हो तो तुम्हारे साथ हो चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, हो लेंगे। तो सम्राट बहादुर शाह जफर जो है उसे क्या बना लिया, पहले तो उन्होंने क्या किया, भारत का सम्राट घोषित कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि हमारा जो विद्रोह है, हम ये जो क्रांति कर रहे हैं, इस क्रांति का नेतृत्व करने वाले आप हो। तो बोला ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नेता बना दिया, क्या बना दिया इसको, नेता या नेतृत्व कर, नाम मात्र का नेतृत्व किसके हाथ, बहादुर शाह जफर। केवल नाम मात्र का, ये हमेशा ध्यान रखना, केवल नाम मात्र का जो है वो कौन है, बहादुर शाह जफर। और वास्तविक रूप में, बात को समझना, वास्तविक रूप में नेतृत्व करने वाला कौन है, बख्त खां। बस इतना ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाए, वास्तविक रूप में नेतृत्व किसने किया, बख्त खां ने, ठीक है, वास्तविक रूप में बख्त खां ने। और सिंपल एक ही नाम आ जाएगी, नेतृत्व करने वाला कौन था, नेतृत्व करने वाला कौन था, तब नाम हमेशा क्या देना है, बहादुर शाह जफर, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब इन्होंने नेतृत्व किया, परंतु देखो कब तक टिका, इन्होंने नेतृत्व तो कर लिया, परंतु नेतृत्व करने के बाद में कब तक टिका, नेतृत्व जो है या कह सकते हैं जो काम है वो ज्यादा दिन नहीं टिका। और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया। ये तारीख आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सोचो, लगभग मई में 12 मई में कब्जा किया, मई के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 ही महीने, मानो सितंबर ये लास्ट में तो आ ही गए थे, 3 महीने केवल आपके अधिकार में रहा और 3 महीने में आपने दिल्ली को खो दिया। और 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अपना कब्जा कर लिया, जिसमें बहादुर शाह जफर का जो पूरा परिवार, मतलब परिवार तो समझो क्या, बेटे जो थे उन्हें, तो होता क्या, मेरी बात को सुनना, ये जो छावनी है, चलो इधर बताती हूं, ये जो है इसका दमन करता, मतलब इस क्रांति को दबाने या इस क्रांति को दमन करने के लिए 2 व्यक्तियों का नाम आता है। इस क्रांति का दमन करने के लिए, इस क्रांति को खत्म करने के लिए 2 व्यक्ति का नाम आता है। एक व्यक्ति जो है निकोलस और एक है हडसन। एक तो है निकोलस, एक तो कौन है, एक तो है निकोलस और दूसरा है, ठीक है, निकोलसन और दूसरा है हडसन, ठीक है, एक तो क्या है, एक तो है निकोलस और दूसरा है हडसन। अब देखो निकोलस और जो हडसन है, निकोलस की जो है उसकी तो हो जाती है हत्या, युद्ध में ये तो हो जाता है, मारा जाता है, युद्ध में ये तो मारा जाता है। हडसन को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि दोनों दमन करता थे, ये एग्जाम में ध्यान रखना, दोनों दमन करता थे। निकोलस की जो हो जाती है हत्या, ठीक है, हत्या हो जाती है। जो हडसन है, ठीक है, जो हडसन है वो इस चीज का बदला लेता है और जो बहादुर शाह जफर के जो पुत्र होते हैं, ठीक है, इसका जो परिवार में और लोग होते हैं उनको पकड़कर लाल किले के सामने गोली से मार देता है, पकड़ेगा, पकड़कर गोली से मार देगा। और इसी के बाद एक और चीज ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर जो है वो आत्मसमर्पण कर देता है और आत्मसमर्पण करके इसे गिरफ्तार करके हडसन जो है वो रंगून भेज देता है और रंगून में 1862 में इसकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, ये बहादुर शाह जफर जो है वो आपका अंतिम मुगल बादशाह भी माना जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो क्रांति की यह है पहली शुरुआत की तारीख। ठीक है, ये शुरुआत की तारीख मेरठ छावनी 20 NI प्लस तीसरी LC
के द्वारा, एलसी के जो सैनिक है उनके द्वारा विद्रोह किया गया। 11 मई को दिल्ली पहुंचे। 12 मई को दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह जफर को सम्राट बना दिया और खुद की ये जो क्रांति, जो विद्रोह है, इसका नेता बनने के लिए बहादुर शाह जफर को कहा और बहादुर शाह जफर ने हाँ भर दी और कहा मैं तो केवल नाम मात्र का हूं, बूढ़ा हूं, मुझे तो मतलब ही नहीं है, इतना दिमाग भी नहीं चलता आजकल, तो मेरी जगह वास्तविक रूप में नाम मेरा चलेगा परंतु नेतृत्व कौन करेगा? वक्त खां करेगा। बोले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वक्त खां करेगा और वक्त खां ने इसका नेतृत्व किया। ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। 20 सितंबर को दिल्ली खाली करनी पड़ी क्योंकि अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों में जो सेनापति थे या अंग्रेजों की तरफ से जो क्रांति के दमन करता थे, दमन करने वाले व्यक्ति थे, वो थे निकोलसन, ठीक है, निकोलसन और हडसन। निकोलसन इस क्रांति में या कह सकते हैं इसका दमन करने में इनका हो जाता है निधन, ये मारे जाते हैं। इस गुस्से में आके हडसन ने क्या किया? बहादुर शाह जफर के जो भी वंशज थे उन्हें लाल किले के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और हडसन ने हुमायूं के मकबरे पर जब अपनी सेना को लेकर गया और हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर अगर ये आत्मसमर्पण नहीं करता तो इसको भी मार देते, परंतु इसने क्या किया? आगे चलकर खुद ने आत्मसमर्पण कर दिया तो इसे गिरफ्तार करके इसे रंगून भेज दिया गया और 1862 में इसका भी हो जाता है रंगून में निधन। ठीक है, ये यहां तक क्लियर। अब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी ना वो मैंने सारी आपको एक कहानी के फॉर्म में समझा दी कि आपके यहां सबसे पहले एक तरह से मेरठ की छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया और दिल्ली पहुंच गए। तो दिल्ली में ये क्रांति चली कुछ समय तक, फिर दिल्ली पर भी अधिकार हो गए और दिल्ली पर अधिकार होने के बाद में क्या हुआ? ये क्रांति शुरू हुई और शुरू होने पर जब 3 महीने ही हमारे पास दिल्ली रहा, फिर 3 महीने बाद जब हमने दिल्ली को खो दिया तो हमें यूं लगा कि अब हमारे पास में कुछ नहीं बचा। तो हमारे जो और भी जो क्रांति करने वाले जो सैनिक जो व्यक्ति थे वो डर गए कि जब दिल्ली ही हाथ में नहीं रहा तो पूरे भारत को हम कैसे बचा पाएंगे। तो एक दिल्ली को खोना हमारे लिए बहुत बड़ी हार रही। दिल्ली को अगर हम नहीं खोते तो क्रांति और अच्छे स्तर पर हो सकती थी। ठीक है, दिल्ली पर कब्जा करने से अंग्रेजों को एक वाहवाही मिली कि दिल्ली अधिया लिया, अब बताओ क्या करोगे। और जो बाकी सैनिक थे वो सब डर गए, जो बाकी सैनिक या बाकी जो व्यक्ति थे वो डर गए। फिर भी आपके यहाँ अवध में होता है 4 जून 1857 को 4 जून में अवध में होता है। फिर आपके 5 जून को आपके कानपुर में आपके नाना साहब करते हैं। इस प्रकार करके अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह होते हैं। वो हम आज नहीं पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे।